गुड मॉर्निंग एवरीवन। महिला महाविद्यालय बांदीकुई की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में नेशनल मूवमेंट के बारे में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पूर्व में मैंने आपको उदारवादी और उग्रवादी दोनों युगों में घटित घटनाओं से परिचित करवाया था। अब हम गांधीयन पीरियड के बारे में आज अध्ययन करेंगे। गांधीयन पीरियड जो आता है नेशनल मूवमेंट में वो 1920 से लेकर 1947 तक आता है। लेकिन गांधी जी के द्वारा भारतीय राजनीति में जो घटनाएं हैं वो 1893 से ही प्रारंभ हो जाती हैं। उनके बारे में अपन जानेंगे कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार की भूमिका है उसका निर्वहन किया था। 1912 से लेकर 1919 तक हमारी भारतीय राजनीति में 3 प्रकार की घटनाएं प्रमुख रूप से घटित हुई थी। 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। और 20 अगस्त 1917 को तात्कालिक भारतीय सचिव मॉन्टेस्क्यू की घोषणा हुई थी, जिसमें प्रमुख रूप से क्रमिक तरीके से धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात को स्वीकार कर लिया गया था। जहाँ तक महात्मा गांधी जी की बात है तो महात्मा गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में जो प्रारंभ है वो 1893 से ही हो जाता है। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका में काले और गोरों का जो भेद था उसको गांधी जी देखते हैं। एशियाटिक पंजीकरण कानून है उसका गांधी जी विरोध करते हैं और सत्याग्रह पद्धति को साउथ अफ्रीका में अपनाते हैं। एक के बाद एक सत्याग्रह पद्धति में गांधी जी को जीत मिलती है और उस सत्याग्रह की सफल पद्धति के साथ में गांधी जी 1912 में भारत आ जाते हैं। गांधी जी ने भारत आगमन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई सक्रियता नहीं दिखाई, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था कि आप कांग्रेस की सदस्यता लीजिए और राजनीति में सक्रियता दिखाइए। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझूंगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी कार्यशैली क्या है, और उसके बाद में अगर आवश्यकता हुई तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लूँगा। जनवरी 1915 में गांधी जी धीरे धीरे भारतीय राजनीति में सक्रिय होते हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से पूर्व गांधी जी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह किया। इन तीनों ही सत्याग्रह में गांधी जी को विजय मिली। जहाँ तक चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह वो 1917 में हुआ था और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है
ये 1918 में हुआ था। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। गांधी जी को ब्रिटिश शासन के द्वारा कहा जाता है कि इस युद्ध में आप ब्रिटेन का सहयोग करें, और गांधी जी अंग्रेजी शासन से कहते हैं कि हम युद्ध में तो सहयोग कर देंगे, लेकिन युद्ध के बदले में युद्ध समाप्ति पश्चात आपको भारत को आज़ादी देनी होगी। तात्कालिक समय पर अंग्रेजी हुकूमत है वो महात्मा गांधी जी को यह आश्वस्त कर देती है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, और इसी आधार को लेते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन का सहयोग किया था। परंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो जैसा ब्रिटिश शासन ने गांधी जी को आश्वस्त किया था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, ऐसा नहीं हुआ, और गांधी जी को इस बात से बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अंग्रेजी शासन का सहयोग से असहयोग करना प्रारंभ किया। अतः जो गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी शासन के सहयोगी थे, वो गांधी जी अब अंग्रेजी शासन के असहयोगी हो गए। देखते हैं यहाँ कि ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई थी जिनके कारण गांधी जी को अंग्रेजी शासन का सहयोगी से असहयोगी होना पड़ा था। प्रथम घटना होती है, भारतीय जनता में घोर निराशा छा गई थी। जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने उस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भारतीय जनता पर नए कर स्थापित कर दिए थे, वस्तुओं के दामों में वृद्धि कर दी थी। इससे पहले ही तो भारतीय जनता कष्ट में थी और उनके कष्टों में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। दूसरा कि युद्ध काल के दौरान भारत के जो नवयुवक वर्ग था उसको सेना में भर्ती किया गया था, और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो सेना से उनकी छटनी कर दी गई थी। इससे वो बेरोजगार हो गए थे और नवयुवक वर्ग में असंतोष व्याप्त हो गया था। एक और कर वृद्धि करना, दूसरी ओर वस्तुओं के दामों में वृद्धि करना, तीसरी ओर सेना में नवयुवकों की छटनी करना, ये ऐसे कारण रहे थे जिससे जनता में घोर निराशा छा गई थी और गांधी जी को ब्रिटिश शासन का सहयोगी से असहयोगी बनना पड़ा। दूसरा जो कारण आता है इसमें वो आता है रॉलेट एक्ट। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश शासन ने भारत में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था। ब्रिटिश शासन भारत में युद्ध काल के दौरान जो देशद्रोह कानून बनाया गया था उसे शांति काल में भी भारत में लागू करना चाहती थी। और ये जो रॉलेट एक्ट बनाया गया था इसमें यही था कि अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोई विरोध उत्पन्न होता है या प्रदर्शन होता है तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसे ब्रिटिश शासन जब चाहे तब तक जेल में रख सकता है। अतः पंडित मोतीलाल ने इस कानून के बारे में कहा था कि यह बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून है, जिसमें किसी प्रकार की व्यक्ति की कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, उसे कोई वकील उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा छोड़ने के लिए।
तो इस रॉलेट एक्ट कानून को जो लागू किया था, गांधी जी ने इस कानून को भारतीयों के लिए अनुचित बताया और कहा कि अगर इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया तो जल्दी ही आंदोलन होगा। तीसरी जो घटना आती है वो आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने की घोषणा कर दी थी और गांधी जी ने इसके लिए समय दिया था कि 30 मार्च से आंदोलन किया जाएगा, परंतु किसी कारणवश इसकी तिथि में परिवर्तन किया गया और 30 मार्च की जगह 6 अप्रैल 1919 से इस आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। जैसे ही 6 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसके एक दिन बाद ही 7 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा ये कहा गया कि इस आंदोलन में बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो योजनाएं सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाली थी। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन ने उसके विरुद्ध जगह जगह सभाएं की गई, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पंजाब के अंतर्गत पड़ा था। पंजाब में 2 स्थानीय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू ने 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी शासन ने उससे कहा कि महात्मा गांधी जी हैं, उनको तुरंत रिहा करें, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन है वो पंजाब में किया जाएगा। अंग्रेजी शासन ने डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की मांग को स्वीकार नहीं किया, अतः 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। उस समय अमृतसर के तात्कालिक गवर्नर जनरल ओ डायर थे और जनरल ओ डायर बहुत समय से ही भारतीयों पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। जैसे ही 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इस सभा का प्रारंभ हुआ तो जलियांवाला बाग है, उसकी स्थिति वो इस प्रकार की थी कि उसमें घुसने और निकलने के लिए केवल एक ही मार्ग था। बहुत सारे लोग हैं उस मार्ग से उस जलियांवाला बाग में प्रवेश कर गए, वहाँ जाकर बैठ गए। इधर जनरल ओ डायर हैं, वो अपने सैनिकों के साथ में उस रास्ते से प्रवेश करते हैं, गेट बंद कर देते हैं और बगैर किसी भी प्रकार से चेतावनी के या कहा सुनी के ही फायर के आदेश देते हैं और सैनिक है वो अंधाधुंध गोलियां जलियांवाला बाग में उपस्थित भारतीय जनता के ऊपर चलाते हैं। उस समय एक सरकारी आंकड़ा प्रकाशित हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जलियांवाला बाग में 800 लोग हैं वो मर गए और 2000 हैं वो घायल हो गए, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। मरने वालों की भी संख्या ज़्यादा थी और घायल होने वालों की भी संख्या ज़्यादा थी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी के मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी को झकझोर दिया था कि एक और तो ब्रिटिश शासन भारत को स्वतंत्रता देने की बात करता है और दूसरी ओर वो भारतीयों का कत्लेआम करता है। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से इसके संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। इसी को लेकर ब्रिटिश शासन ने हंटर कमेटी का
निर्माण कर दिया। चौथा वाला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अपना कारण आता है वो हंटर कमेटी का ही आता है। हंटर कमेटी को नियुक्त किया गया। हंटर कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की और उस जांच में हंटर कमेटी ने कहा कि जलियांवाला बाग की जो घटना हुई है वो कर्तव्य से तो सत्यनिष्ठ है, लेकिन गलत धारणा पर आधारित थी। यानी कि जनरल ओ डायर को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ बताते हुए डायर को क्लीन चिट दे दी गई। गांधी जी का ये सोचना कि इतनी बड़ी घटना के बाद में भी इस कमेटी के द्वारा लीपापोती की गई है और जैसा इतिहास साक्षी है मूवमेंट में कि जो उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जनता को पानी पिला रहे थे, एक बाल अवस्था के थे, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जनरल ओ डायर को मारूंगा और फिर ब्रिटेन जाकर जनरल ओ डायर की उन्होंने हत्या की थी। उधम सिंह को फांसी हुई, लेकिन वो देशभक्त थे। पांचवा जो कारण आता है इसमें वो आता है खिलाफत के प्रश्न को लेकर। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो तुर्की के जो धर्म गुरु थे, खलीफा थे, उनसे ब्रिटिश शासन के द्वारा कहा गया कि आप अपने समस्त अधिकार इस समय ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दें और जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगी तो आपके समस्त अधिकार ब्रिटिश हुकूमत आपको वापस सौंप देगी। युद्ध समाप्त हो गया, परंतु अंग्रेजी शासन ने तुर्की के खलीफा के जो अधिकार है वापस नहीं सौंपे। उस समय भारतीय मुसलमानों ने इस चीज़ की आपत्ति की कि तुर्की के खलीफा के अधिकार वापस सौंपे जाने चाहिए और भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया था। महात्मा गांधी जी की सोच कि अगर इस समय मुसलमानों का साथ देंगे तो मुसलमान भी हिंदुओं का साथ देंगे, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनेगी और इस एकता से हम ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे। अतः महात्मा गांधी जी का भी ये कहना कि ब्रिटिश शासन के द्वारा वादा खिलाफी की गई है और जैसे उन्होंने तुर्की के खलीफा को ये प्रॉमिस किया था कि युद्ध के पश्चात आपको अधिकार सौंप दिए जाएंगे, वो अधिकार ब्रिटिश शासन को वापस सौंपने चाहिए। ये खिलाफत का प्रश्न भी एक ऐसा था जिसमें ब्रिटिश शासन ने महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी और महात्मा गांधी जी हैं वो इस चीज़ से भी बड़े नाराज़ हुए थे। तो पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधीयन पीरियड में जो गांधी जी का सत्याग्रह के बाद में जो प्रथम आंदोलन होता है वो असहयोग आंदोलन होता है और इस असहयोग आंदोलन है उसका जो आधार है वो बहुत सारे कारणों से बना था, जिनके बारे में मैंने आपको अभी विस्तृत रूप से बताया था कि जनता में घोर निराशा व्याप्त हो गई थी, रॉलेट एक्ट पारित हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने डायर को क्लीन चिट प्रदान कर दी थी, खिलाफत का प्रश्न उपस्थित हो गया था। ये ऐसे कारण थे जिससे महात्मा गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए थे और फिर कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा था। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने उस प्रस्ताव को पारित करवाया। उसके बाद में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था। इस नागपुर अधिवेशन में पुनः असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था और 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी थी और 1 अगस्त 1920 से ही भारत में गांधी जी के द्वारा
जो उनका प्रथम आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है, जिसे असहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाता है। हम आगे ये अध्ययन करेंगे कि असहयोग आंदोलन में किस किस प्रकार के कार्यक्रम हैं वो गांधी जी ने रखे थे और किस प्रकार से इस आंदोलन को चलाया था, किस प्रकार से ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन का दमन किया था और किस प्रकार की घटनाएं इस आंदोलन के दौरान घटित हुई थी। धन्यवाद।